हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। EMS 2025 के जनरल पेपर के लिए हम टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 6 है। यहाँ पर हम अगेन मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में, जो हमारे मेथड्स ऑफ टीचिंग बच गए थे, उनको आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आपने मेथड्स ऑफ टीचिंग का पार्ट नंबर 1 देखा हो, पार्ट नंबर 1 देखा हो, जो कि लेक्चर नंबर 4 में है। एंड उसके बेसिस के ऊपर जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करवाए थे वो लेक्चर नंबर 5 में है। तो ये मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है, कुछ मेथड्स ऑफ जो टीचिंग है वो बच रहे थे, तो इनको मैंने यहाँ पे पार्ट 2 में यहाँ पे इंक्लूड किया है। विदाउट वेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो, हमने 2 मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में बात की थी। एक थी आपके टीचर सेंटर्ड, जो कि टीचर्स को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। एंड सेकंड मेथड जो है वो है लर्नर सेंटर, जो कि स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे टीचर सेंटर मेथड्स की, तो यहाँ पे हमने लेक्चर मेथड पढ़ लिया था, मेरिट भी देख ली थी, डीमेरिट्स भी देख ली थी। इसके बाद हमने टीम टीचिंग मेथड भी पढ़ा था, टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन, यानी ये 3 मेथड जो हैं इनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो बचा था वो था एक बायोग्राफिकल मेथड। तो आज हम पढ़ते हैं कि बायोग्राफिकल मेथड है क्या। बायोग्राफिकल मेथड मीन्स जब हम बच्चों को क्या दिखाते हैं, टीचर अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, कुछ बायोग्राफीज को सिलेक्ट करेगा एंड डिफरेंट लेवल्स के ऊपर उनको दिखाया जाएगा। जब मैं बात करती हूँ डिफरेंट लेवल्स की, इट मीन्स क्लासेस की बात हो रही है कि 6th क्लास के बच्चे को कौन सी बायोग्राफीज दिखानी है, 7th क्लास के बच्चे के लिए कौन सी बायोग्राफीज ठीक रहेंगी। इसी तरीके से जिस तरीके से हमारे लेवल्स बढ़ते जाते हैं, क्लासेस बढ़ती रहती हैं, तो ये सारा का सारा काम किसका होता है, टीचर का सारा यहाँ पे काम होता है कि वो कौन सी बायोग्राफी जो है कौन से लेवल के बच्चों को दिखाए। तो बायोग्राफीज का मेन जो यहाँ पे यूज़ है, इट मीन्स बायोग्राफी दिखाने का मतलब क्या है, क्यों इसको टीचिंग सेंटर मेथड में रखा गया है। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे ऑथर की पर्सनल लाइफ के बारे में हमें पता लगता है, हमें ये एनालाइज करने का मौका मिलता है कि उस ऑथर ने अपनी पर्सनल लाइफ में जो है सक्सेस किस तरीके से पाई है और उसके क्या क्या फेलियर रहे हैं। इट मीन्स हमें यहाँ पे क्या मिलता है, एक कंप्लीट आइडिया मिल जाता है। ठीक है, हमें कंप्लीट आइडियाज मिल जाता है कि हमने कौन सी गलती नहीं करनी है, कौन सी गलती करनी है। इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट हम बहुत सी गलतियाँ करते हैं, लेकिन बायोग्राफीज दिखाने का मतलब ये होता है कि हम अपनी लाइफ को उनके साथ क्या कर पाते हैं, लिंक कर पाते हैं। तो यहाँ पे एक लिंक जो है जनरेट होता है किस किस के बीच में, जहाँ पे बायोग्राफीज बताई जा रही हैं और जिसकी बायोग्राफीज बताई जा रही हैं। ठीक है, तो एक लिंक है आपका किसके बीच में, जो भी ऑथर है और स्टूडेंट्स के बीच में। इसके बाद है कि बायोग्राफीज दिखाने से होगा क्या, यहाँ पर एक सेंस डेवलपमेंट का काम होगा, जिससे हमें क्या मिलेगा कि सेंस ऑफ स्ट्रगल। इट मीन्स उस पर्टिकुलर ऑथर ने अपनी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल फेस किए हैं, तो हमें पता लगता है कि लाइफ जो है इट इज़ ऑल अबाउट ऑफ स्ट्रगल। इसके बाद हमें मोटिवेशन भी मिलती है, क्योंकि मैंने जिस तरीके से बताया कि हर एक ऑथर की जो पर्सनल लाइफ है वो कुछ ना कुछ हर्डल्स वहाँ पे रहे होते हैं, वो फेल भी होता है, सक्सेस भी होता है, एंड वहाँ पर उन्होंने अपनी लाइफ के कुछ ऐसे पॉइंट्स या व्यूज़ या कुछ गाइडलाइंस दिए होते हैं हमेशा हर किसी के लिए। तो ये एक मोटिवेशन की तरह भी काम करती हैं, जितनी भी बायोग्राफीज जो हैं हर एक लेवल के ऊपर बच्चों को बताई जाती है। अब यहाँ पे टीचर का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि टीचर ही क्या करेगा, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग जो है बायोग्राफी सिलेक्ट करेगा कि मुझे 6th क्लास के बच्चे को कौन सी बायोग्राफी दिखानी है, ताकि बच्चे क्या हो पाए, मोटिवेट हो पाए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। सिमिलर मैंने मैं 10th या हायर लेवल के बच्चों को दिखानी है कोई बायोग्राफी, तो हमें किसकी बायोग्राफी बतानी है वहाँ पे। तो टीचर का रोल जो है वो बहुत क्रूशियल है एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। उसके बाद है स्टूडेंट का रोल क्या है। तो स्टूडेंट का रोल जो है कि उन बायोग्राफी से उन्होंने कुछ क्या करना है, आइडियाज़ लेने हैं। ठीक है, वहाँ से मोटिवेट होना है, और ये सारी की सारी मोटिवेशन जो है वो टीचर नहीं बताएगा। ठीक है, ये मोटिवेशन क्या है, बच्चों को खुद जब उनके साथ जो है एक लिंक बैठ जाएगा। ठीक है, बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, बायोग्राफीज के साथ अपने आप को लिंक करके देखते हैं, जोड़ कर देखते हैं। तो जितने भी सक्सेस, फेलियर या आइडियाज़ हैं, जितने भी इमोशंस उन्होंने लिखे होते हैं, ठीक है, और जितने भी फैक्ट्स उन्होंने बताए होते हैं, ठीक है, कुछ आइडियाज़ दिए होते हैं, तो उन सब को ध्यान में रख के बच्चे क्या होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट का रोल जो है वो पूरे तरीके से क्या है, इंडक्टिव रोल
जो होता है इन द लर्निंग प्रोसेस। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में। तो सबसे पहले मेरिट तो यही है कि ये बहुत सूटेबल है हायर लर्निंग के लिए। हायर लर्निंग के लिए क्यों सूटेबल है? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं कैपेबल हैं कि वो अपनी लाइफ को एक बेहतर और एक न्यू ढंग से क्या कर सके, सीख सके। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स के अंदर पेडागोजिकल सेंसेस जो हैं वो जनरेट होती हैं, डेवलप होती हैं। ठीक है, कि हर किसी की लाइफ जो है वो सेम नहीं होती है। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ आप वो भी नोट करते जाइए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है दैट इज़ द नोट। ठीक है, वो नोट्स नहीं है, जो मैं बोल रही हूँ उसको भी साथ साथ में लिखते जाइए। बच्चों के अंदर क्या है, एक सेंस डेवलपमेंट होती है, जनरेट करते हैं वो बायोग्राफी देख के या सीख कर कि हर किसी की लाइफ जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे उनको एक न्यू सेंस ऑफ अप्रोच मिलती है कि हमने कौन सी मुश्किल को या कौन से लाइफ के पार्ट को हमने किस तरीके से डील करना है। ठीक है, तो बेसिकली बच्चा जो है वो ईजिली क्या कर लेता है, डील कर लेता है जो कोई भी उसकी प्रॉब्लम है, चाहे वो प्रॉब्लम फेस कर रहा हो अपने स्कूल में, फैमिली में या सोसाइटी में। तो एक बहुत अच्छी अप्रोच जो है बच्चे के अंदर ये जनरेट होती है। उसके बाद जो है डीमेरिट में क्या हो सकता है, डीमेरिट में ये हो सकता है कि जब हम कभी भी बायोग्राफीज बच्चों को रिकमेंड करते हैं या उनको बताते हैं तो ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए क्या हो सकती है, डैमेजिंग हो सकती है। क्योंकि कुछ जो हैं बच्चे जो हैं वो गलत तरीके से मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, अगर क्रिमिनल कोई आप इस तरीके से बताया हो, ठीक है, तो बच्चे क्या हो सकते हैं, क्रिमिनल बन सकते हैं। ठीक है, सिमिलर मैनर में जो है बच्चे जो हैं वो एग्रेसिव बन सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड जो है वो इसकी क्या है, एक ड्रॉबैक है कि कुछ बच्चों के ऊपर जो है वो इसका गलत असर भी हो जाता है। और ये इसीलिए हमेशा जब कभी भी आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करो तो वहाँ पे हमेशा इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको नोट करने पड़ते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा जो है अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आता है। ऑब्वियस सी बात है कि जिस किसी बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा क्या होगा और जिसमें वायलेंस होगी तो वो एबिलिटी जो है उस बच्चे में आ सकती है, आएगी नहीं ज़रूरी नहीं है, आ सकती है। और कई बार ऐसा देखने को मिला है कि बहुत अच्छी फैमिलीज़ के बच्चे भी बहुत क्या होते हैं, अच्छे नहीं निकलते हैं। ठीक है, तो आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर यानी लर्नर जो है वो कौन से लेवल का है, ठीक है, क्या उसका बैकग्राउंड रहा है फैमिली का, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप क्या करोगे, बच्चों को वहाँ पे बायोग्राफी दिखाओगे। तो ये एक सर्टन जो है वो क्या है, इसका ड्रॉबैक है। उसके बाद है कि बच्चों का जो बिहेवियर है वो क्या हो सकता है, डाइवर्ट हो सकता है। कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे और अपने जो उनका खुद का करिकुलम है उससे वो क्या हो जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो डाइवर्ट भी हो सकते हैं, जो कि उनका रिजल्ट क्या होगा कि वो अपने एग्जामिनेशन में फेल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसका ड्रॉबैक है। इसके बाद सेकंड हमने बात की थी लर्नर सेंटर्ड मेथड की। इसमें से हमने असाइनमेंट मेथड भी कर लिया था, केस स्टडी मेथड भी हो चुका था, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग भी हो चुकी थी, रिस्टिंग मेथड भी पढ़ लिया था एंड ओपन लर्निंग के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। आज हमने जो डिस्कस करने हैं ये जो बाकी के आपके लर्नर सेंटर्ड मेथड है इनको आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि लैबोरेटरी मेथड एक्चुअल में है क्या। नेम से ही इंडिकेट है कि बच्चे जो हैं लैब में परफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली टीचर क्या करता है, जो कोई भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, तो बेसिकली ये क्या है, एक तरीके की प्लान्ड एक्टिविटी होती है। ठीक है, प्लान्ड एक्टिविटी है यानी पहले से ही क्या होता है, यहाँ पे प्रोसीजर बताया जाता है कि उनको वो पर्टिकुलर एक्टिविटी जो है वो किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो वो ओरिजिनल प्रॉब्लम के ऊपर ही क्या कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, तो प्लान्ड वे में ये सारा का सारा प्रोसीजर करवाया जाता है, एक्टिविटी बच्चों से करवाई जाती हैं ताकि वो अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम को क्या कर सके, सॉल्व कर सके। ठीक है, जिस तरीके से आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं लैब में। उसके बाद है जो प्रोसीजर है वो क्या है, प्रोसीजर जो फॉलो बच्चे करते हैं वो क्या है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है बच्चों का। कि बच्चे वो ऐसा नहीं है कि टीचर ने क्या किया उसको एक्सप्लेन कर दिया, नहीं, बच्चे एक्चुअल में ऑपरेटर्स के साथ जो है ऑपरेटर्स का यूज़ करके पर्टिकुलर एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं और प्रॉब्लम को क्या करते हैं वहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों का ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। यानी यहाँ पे बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। उसके बाद है कि बच्चों की क्या है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि अगर हमें कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाना है तो वो टीचर ही परफॉर्म करेगा, नहीं,
छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ठीक है, और हर एक बच्चा जो है अपनी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे कैलकुलेशन लिखता है एंड रिजल्ट एंड में वहाँ पे अपनी प्रैक्टिकल फाइल में वो क्या करेगा, लिखेगा, एंड टीचर क्या करेगा, उसको इवेलुएट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहती है बच्चों की। उसके बाद है कि जो लर्निंग आउटकम्स हैं, जो भी लर्निंग आउटकम्स हमें निकल कर आते हैं, कोई भी ऑपरेटर्स हो, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी प्रैक्टिकल हो, तो वहाँ पे जो लर्निंग आउटकम्स आते हैं यानी रिजल्ट जो आता है वो एक्चुअल में रियल होता है, ठीक है। इट मीन्स वो एक्सपेरिमेंट जो है वो बड़े अच्छे तरीके से क्या हुआ है, परफॉर्म हुआ है, उस एक्सपेरिमेंट या उस प्रैक्टिकल में क्या मिली है, बच्चों को सक्सेस मिली है। उसके बाद क्या है कि प्रैक्टिकल अप्रोच है कि हम यहाँ पे सिर्फ थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट नहीं करते हैं, हम एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हैं। प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके वहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है टू गेट द रियल आउटकम, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हमेशा हर एक मेथड की हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट मेरिट क्या है, इंडिपेंडेंट हैबिट ऑफ डूइंग। यहाँ पर बच्चे जो है वो इंडिपेंडेंट है, यानी उनको फुल फ्रीडम दी जाती है कि वो सारा का सारा प्रैक्टिकल जो है वो खुद परफॉर्म करे। बीच में अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो टीचर सिर्फ क्या करेगा, उनको समझाएगा, परफॉर्म नहीं करवाएगा, ठीक है। तो सेकंड जो इसकी मेरिट है दैट इज कि बच्चों का रियल इन्वायरमेंट होता है ऑपरेटर्स में, ठीक है। सपोज आपने कोई ऑप्टिक्स का क्या करना है, प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, तो वहाँ पर आप क्या कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, जो कोई भी वहाँ पे ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं वो एक्चुअल में रियल इन्वायरमेंट होता है। आप रियल ऑपरेटर्स के साथ वहाँ पे क्या करते हो, प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हो। इसके बाद है कि बच्चों में इससे साइंटिफिक एटीट्यूड जो है वो क्या होता है, जनरेट होता है, ठीक है। साइंटिफिक एटीट्यूड जो है वो वहाँ पे बच्चों का जनरेट होता है। इसके बाद है कि सेंस ऑफ अचीवमेंट की जब बच्चे जो है परफॉर्म कर लेते हैं तो बच्चे क्या हो जाते हैं, वहाँ पे जब प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेते हैं तो वो क्या रहते हैं, हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, ठीक है। तो सेंस ऑफ अचीवमेंट वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। उसके बाद है कि नॉट फॉर ऑल, कि ये जो लेबोरेटरी मेथड है ये हर किसी बच्चे के लिए नहीं है। हर एक ग्रुप में कोई ना कोई बच्चा ऐसा होता है जो कि बहुत ज़्यादा या तो ऑपरेटर्स का डर होता है उसे, ठीक है, या परफॉर्मेंस की मुझसे कोई प्रैक्टिकल जो है वो कोई गलत ना हो जाए, कोई ऑपरेटर्स मुझसे टूट ना जाए, ठीक है। और जो स्लो लर्नर्स हैं वो भी क्या होते हैं, जनरली अच्छे तरीके से वो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए बच्चों के क्या बनाए जाते हैं, हमेशा लेबोरेटरी में जब भी प्रैक्टिकल पर परफॉर्म होते हैं हमेशा स्मॉल ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि ये इफ़ेक्टिव है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल ग्रुप्स के लिए, ठीक है। इफ़ेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये किसके लिए नहीं है, लार्ज जो ग्रुप्स हैं, लार्ज ग्रुप्स जो हैं उनके लिए ये नहीं है। क्यों, क्योंकि लार्ज ग्रुप को तो मौका ही नहीं मिलेगा, लार्ज ग्रुप जो है उनको क्या नहीं मिलेगा, टाइम ही नहीं मिलेगा टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल, ठीक है। अगर आप ने क्या बना दिया, 15 बच्चों का कोई एक स्टूडेंट 15 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना दिया, तो हो सकता है कि उसमें 5-6 बच्चे ही क्या करें, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें, और बाकी के जो भी बच्चे बचते हैं 10 या 9 जो भी बच्चे बचते हैं वो क्या करेंगे, सेम जो जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया है और अपनी कैलकुलेशन लिखी है, ऑब्जर्वेशन लिखी है, उसी को वो क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चांस कॉपी का भी बन जाता है। इसलिए ये मेथड जो है लेबोरेटरी मेथड इफेक्टिव होता है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल ग्रुप्स के लिए, ठीक है। इसलिए हर एक ग्रुप को ये टीचर की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, स्मॉल ग्रुप्स बनाए, 5 या 6 से ज़्यादा वो 5 या 6 बच्चों से ज़्यादा वो ग्रुप को ना बढ़ाए। इसके बाद है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड जो है काफ़ी ज़्यादा ये एक तरीके का मॉडर्न मेथड है। हम डिस्कस करते हैं कि ये मेथड जो है वो किस तरीके से हम देख सकते हैं। प्रोजेक्ट मेथड जिस तरीके से नेम से ही इंडिकेट हो रहा है, बहुत ही मॉडर्न मेथड है। मॉडर्न मेथड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स के व्यूज़ को क्या दी जाती है, इम्पॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है, कि स्टूडेंट का एक्चुअल में क्या व्यू है किसी भी प्रॉब्लम को लेके, ठीक है। तो जब हम कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है, जैसे तरीके से बेटा आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है ना, जब आपका सेमेस्टर एंड होने वाला होता है तो कोई ना कोई प्रोजेक्ट है जहाँ पर बच्चों के जो रियल आइडियाज़ हैं उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो काफ़ी ये मॉडर्न मेथड है। उसके बाद जो है कौन सी अप्रोच के ऊपर चलता है, ये प्रैग्मेटिज्म, यानी पहले आपने प्रैक्टिकल वे में उसको करना है, प्रैक्टिकल वे ऑफ डूइंग, प्रैक्टिकल वे ऑफ डूइंग।
कि एक्चुअल में बच्चे जो हैं इस सारे के सारे प्रोजेक्ट को खुद ही बनाते हैं। ठीक है, अब ये मेथड आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये मेथड किसने दिया था, प्रोजेक्ट मेथड। तो ये मेथड जो है वो दिया गया था आपके डॉक्टर विलियम एच किलपैट्रिक, डॉक्टर विलियम एच किलपैट्रिक। ठीक है, अब ये जो मेथड था ये प्रैग्मेटिज्म मेथड के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, यानी प्रैक्टिकल वे जो है बच्चे ने वो सारा का सारा प्रोजेक्ट जो है वो खुद अपने व्यूज़ को ध्यान में रखते हुए वो करना है। और जब टीचर जो है उसको एनालाइज करेगा तो टीचर को ये पता लगेगा कि हाँ, कि बच्चे का जो व्यू है, ये जो प्रोजेक्ट है वो बच्चे ने कितने अच्छे तरीके से इसको किया है। तो इट मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो अपना तरीका है, अपना वे है, अपना व्यूज़ है, अपने आइडियाज़ हैं, उनको यहाँ पे क्या दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि लर्निंग बाय डूइंग यानी प्रैक्टिकल वे ऑफ डूइंग है कि प्रोजेक्ट मेथड को आप खुद से ही करते हैं बच्चे। ठीक है, यहाँ पे टीचर का कोई भी रोल नहीं रहता है। टीचर का रोल सिर्फ ये रहता है कि वो उसको क्या करे, इवेल्युएट करे। ठीक है, उसके बाद है स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट मेथड को करके बच्चों में काफ़ी ज़्यादा एक साइंटिफिक एटीट्यूड जनरेट होता है और वो बहुत अच्छे तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को क्या कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं। एंड लास्ट वन, ये प्रोजेक्ट मेथड जो है वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है। ठीक है, रियलिस्टिक क्यों है, क्योंकि इसमें नेचुरल कंडीशंस में बच्चा प्रोजेक्ट परफॉर्म करेगा और जो उसका प्रोजेक्ट होगा वो वाकई में क्या होगा, रियल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट मेथड को हम इस तरीके से क्या करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट है मेरिट एंड डीमेरिट, किसकी, प्रोजेक्ट मेथड की। तो मेरिट तो यही है कि ये काफ़ी क्या है, रियलिस्टिक है, एक्सपेरिमेंटल है कि बच्चे जो है खुद कर रहे हैं। यहाँ पे सारी की सारी फ्रीडम जो है वो बच्चों को दी जाती है कि वो अपने व्यूज़ जो हैं किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में रख सकें। इसके बाद है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, जो है बच्चा जो है वो खुद क्या करता है, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखता है, प्रोजेक्ट के ऊपर अपना पूरा फोकस लगाता है और पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के थ्रू वो क्या करता है, गुजरता है। एंड में वो क्या करता है, उसको प्रेजेंट करता है अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। ठीक है, उसके बाद ड्रॉबैक क्या हो सकता है या डीमेरिट क्या हो सकती है कि बच्चों ने ये सारा का सारा जो काम करना है तो ऑब्वियस सी बात है ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। उसके बाद जो है प्रॉपर एक प्लानिंग बनानी पड़ती है, डिटेल्ड प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है कि बच्चे ने प्रोजेक्ट बनाना है तो पहले तो टॉपिक सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। अगर टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने क्या करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बच्चा जो क्या है गेन करने की कोशिश करता है। उसके बाद अगर कोई उसको मटेरियल की ज़रूरत है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ये क्या हो जाता है, लेंथी प्रोसेस है। एंड टाइम भी इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो लेंथी भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। उसके बाद है लैक ऑफ सुपरविजन। अब प्रोजेक्ट मेथड जो है उसमें टीचर का काफ़ी रोल बिल्कुल भी नहीं है। टीचर क्या कर सकता है, बच्चों को थोड़ा सा एक आइडिया प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन बच्चे ने अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहा है और बीच में उससे गलती हो जाती है, ठीक है, तो वो सारा का सारा प्रोजेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे लैक ऑफ सुपरविजन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्कशन मेथड की। डिस्कशन मेथड में होगा क्या कि यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, बेसिकली डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कशन मेथड जो है बेसिकली ये क्या है, एक तरीके की ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि डिस्कशन हमेशा क्या होती है, ग्रुप में होती है। ठीक है, उसके बाद है ये ओपन एंडेड है। ओपन एंड का मैं आपको स्टार्टिंग से मीनिंग बताती जा रही हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम को रेज किया जाता है, एंड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। बच्चों के सामने जो है प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। बच्चों के सामने क्या होगा, कोई एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी जो कि टीचर क्या करेंगे, रेस करेंगे, एंड बच्चा क्या करेगा, आपस में डिस्कस करके उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो डिस्कशन मेथड इज एन ओपन एंड मेथड भी इसको बोला जाएगा। इसके बाद क्या है, डिस्कशन मेथड जब कभी बच्चे क्या कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या पता लगता है कि बच्चों में कौन सी हैबिट जो है वो हमें सामने सबसे पहले हमें विजुअल होती हैं कि बच्चे क्या करेंगे। अगर कोई एक बच्चा बोल रहा है तो बाकी के बच्चे क्या करेंगे, उसको अच्छी तरीके से सुनेंगे, समझेंगे कि वो बोल क्या रहा है, कौन कौन से आइडिया वो दे रहा है। ठीक है, फिर वो अपने आइडियाज़ को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस है ये क्या है, काफ़ी कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, जो कि एक्चुअल में क्या होती है, हमें विजिबल होती है। एक्चुअल में क्या होती है, ये विजिबल होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि जब कभी भी बच्चे क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, स्मूथ होता है। ठीक है, स्मूथ है,
काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे हमें क्या पता लगते हैं, बच्चों के जो कोई भी आइडियाज़ हैं, ठीक है, बच्चे अपने क्या आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं, तो हमें यहाँ से बच्चों की क्रिएटिविटी भी पता लगती है कि बच्चों के पास कितने क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, ठीक है। और ये ग्रुप एक्टिविटी है, मतलब कोई भी बच्चा इसको सिंगल जो है परफॉर्म नहीं कर सकता। मेरिट एंड डीमेरिट के बारे में देख लेते हैं कि बच्चों के ऊपर जो है जब कभी भी प्रॉब्लम रेज कर दी जाएगी टीचर के थ्रू, तो बच्चे के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके अंदर क्या कौन सी भावना आएगी, एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि मुझे अब इस प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, मुझे इस प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, और जो फीलिंग है उसके अंदर, ठीक है, फीलिंग जो है वो क्या करेगा, उसको एक्सप्रेस करेगा। एक्सप्रेस किस तरीके से करेगा, बोलकर, ठीक है। तो ग्रेट सेंस ऑफ रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। रिफ्लेक्शन मीन्स बच्चा क्या बोल रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, ये सारे का सारा हमें डिस्कशन मेथड में क्या होता है, हमें रिफ्लेक्ट होता है और हमें ये देखने को मिलता भी है। उसके बाद जो है बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे डिस्कशन पे पहुँच के वो क्या करता है, एक डिसीजन मेकिंग की पावर जो है उसमें क्या हो जाती है, बिल्ड हो जाती है। डिसीजन मेकिंग की पावर जो है यहाँ पे बिल्ड होती है, क्योंकि जितने ज़्यादा वो डिस्कशन करेंगे उतने ज़्यादा न्यू आइडियाज़ बाहर निकल कर सामने आएंगे, जिससे उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, बिल्ड होगी, और क्या होगी, वो साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग भी होगी। इसके बाद है बच्चों को फुल फ्रीडम है टू एक्सप्रेस, ठीक है। अगर बच्चा कोई अगर गलत अपने व्यूज़ भी दे रहा है तो दूसरा बच्चा उसको करेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जो करेक्शन है वो भी क्या है, यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पे करेक्शन जो है ऑन द स्पॉट ही हो जाती है, ठीक है, ऑन द स्पॉट ही हो जाती है, ठीक है। और गलती कोई भी कर सकता है जब कभी भी हम डिस्कशन करते हैं। इसके बाद है इसके बाद है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग मैथड। ब्रेन स्टॉर्मिंग मैथड जो है ये भी क्या है, एक तरीके की ग्रुप एक्टिविटीज़ है जहाँ पर एफर्ट जो हैं वो लगाए जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। कोई भी हमें क्या करना है, कंक्लूजन निकालना है किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का, कंक्लूजन फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उसके ऊपर जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाई जाएगी, ग्रुप्स बनाए जाएंगे और बच्चों को बुलाया जाएगा, जिसमें सारे के सारे एफर्ट जो हैं किसके लिए बनाए जाएंगे, टू कंक्लूड द सॉल्यूशन फॉर द स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ठीक है। तो बेसिकली ग्रुप एक्टिविटी है जहाँ पे आइडियाज़ को भी फाइंड आउट किया जाता है टू ऑब्टेन द नॉलेज। जब कंक्लूजन निकल जाएगा किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का, तो इट मीन्स वहाँ पे हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा, और वो रिजल्ट किसकी फॉर्म में होगा, किसी न किसी नॉलेज की फॉर्म में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है कि नो रोल ऑफ क्रिटिसाइजिंग। यहाँ पे किसी भी तरीके से ग्रुप एक्टिविटी है तो कोई एक बच्चा दूसरे बच्चे को क्रिटिसाइज बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद है आइडियाज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आइडियाज़ जो हैं अगर कंक्लूजन के ऊपर पहुंचने से पहले ही अगर क्या हो रहा है, कोई डिबेट हो रहा है या दो थॉट्स जो है मैच नहीं कर रहे हैं, तो हम कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हर एक किसी के आइडियाज़ को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है ताकि वो एक सिंगल कंक्लूजन के ऊपर पहुंच पाए, जिससे उनकी जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाए, सॉल्व हो सके, ठीक है। अब ये जो मेथड था, इस मेथड को जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड को क्या किया था, पॉपुलराइज किसने किया था, आपको ये भी पता होना चाहिए, दैट इज एलेक्स ऑसबर्न, ठीक है। ये नेम है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड के साथ। उन्होंने क्या किया था, इस टर्म को यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड को क्या किया था, पॉपुलराइज किया था। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि पीपल जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने इंडिपेंडेंट होते हैं कि वो फ्रीली क्या कर सके, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में वो सोच सकते हैं और वहाँ से कुछ भी प्रॉब्लम को वो क्या कर सकते हैं, कंक्लूड करके एक सिंगल रिजल्ट के ऊपर पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ यही एक ड्रॉबैक थी कि यहाँ पे कोई भी बच्चा किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेगा, क्योंकि जनरली बच्चों में देखा गया है कि वो एक दूसरे को क्या करना शुरू कर देते हैं। अगर ग्रुप बनाया है तो ऐसा नहीं होगा कि सारा का सारा ग्रुप जो है वो स्लो लर्नर का ही बना दिया जाए और एक तरफ आप
फास्ट लर्नर्स को क्या कर दो, इकट्ठे कर दो। ठीक है, हर एक ग्रुप में स्लो लर्नर भी होगा, फास्ट लर्नर भी होगा। तो चांसेस हो सकते हैं कि जो फास्ट लर्नर है वो स्लो लर्नर को क्या कर सकता है, क्रिटिसाइज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिटिसाइज बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड जो है इसकी मेरिट और डिमेरिट्स क्या है। पहला तो यह है कि ये ग्रुप मेथड है जिसमें सभी बच्चे जो हैं इन्वॉल्व होंगे, एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे एंड प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक वहाँ पर वो पहुँचेंगे। तो ग्रुप मेथड है जिसमें सभी बच्चों को सीखने का मौका मिलता है। इट मीन्स इट इज़ अ गुड मेथड ऑफ लर्निंग, अच्छा मेथड है लर्निंग का। उसके बाद है कि नॉट फोकस्ड ऑन द फैक्चुअल नॉलेज। अब कोई भी प्रॉब्लम दी गई है बच्चों को तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे फैक्चुअल नॉलेज ही हमें देखने को मिले, हमें न्यू इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, न्यू इन्फॉर्मेशन या न्यू नॉलेज हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा मेथड है जो कि फोकस्ड नहीं है फैक्चुअल नॉलेज के ऊपर। तो आप बोल सकते हो कि जहाँ पर न्यू नॉलेज की बात होगी, न्यू कॉन्सेप्ट वहाँ जहाँ पे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करके निकाला जाएगा, रिजल्ट जब निकलेगा, कंक्लूजन जब निकलेगा, बच्चे जब कंक्लूड करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर हमें न्यू कॉन्सेप्ट या न्यू नॉलेज जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद जो है बच्चे क्या करते हैं, ग्रुप में होते हैं तो वो लगातार न्यू आइडियाज़ को क्या करते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं, उनके न्यू आइडियाज़ जो है उनको मिलते रहते हैं। उसके बाद है बच्चों में जो है क्रिएटिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, इन्हांस होती है। अब इसमें जो ड्रॉबैक है वो क्या है कि बच्चे जो है एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, आर्ग्यूइंग कर सकते हैं। इट मीन्स एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, वहाँ पे फाइट का भी चांस हो सकता है, या बच्चे एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। तो ये जो है वो क्या है, इसका एक ड्रॉबैक है। उसके बाद है कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड को हम यूज़ करते हैं तो ये एक सिस्टमैटिक वे में नहीं होता है। ठीक है, सिस्टमैटिक वे में यूज़ होने से तो ये जो है प्रोसेस जो है वो क्या हो जाती है, बीच में ही टूट जाती है। तो इट मीन्स ये क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, नॉट अ कांस्टेंट। ठीक है, तो हम एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचते हैं। और बहुत से ऐसे बहुत बार देखा गया है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड में हमेशा हम कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं। न्यू नॉलेज या न्यू कॉन्सेप्ट जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। हम बेसिकली क्या हो जाते हैं, वहाँ पे फेल हो जाते हैं। फेल क्यों हो जाते हैं कि वो हम सिस्टमेटिक वे में इंफॉर्मेशन को या आइडियाज़ को नहीं लेके चलते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोसेस क्या बन जाती है, कॉन्स्टेंट नहीं रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका सेमिनार मेथड। सेमिनार मेथड जो है यहाँ पर भी कुछ ग्रुप बनाया जाता है बच्चों का, जिनको क्या बोला गया होता है कि आपने क्या करना है, सेमिनार लगाना है। ठीक है, तो सेमिनार लगाने से क्या होता है कि बच्चों को क्या मिलती है, न्यू टेक्निक्स सीखने को मिलती हैं। न्यू टेक्निक्स बोल दो या न्यू टॉपिक्स बोल दो या न्यू सब्जेक्ट्स बोल दो, वो सीखने का मौका मिलता है। क्योंकि सेमिनार में हर एक टाइप के स्टूडेंट जो है आए गए होते हैं। इट मीन्स डिफरेंट लेवल्स कि बच्चे जो हैं यहाँ पे क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, किसी का जो है सेमिनार एक अलग टॉपिक के ऊपर हो सकता है, किसी का अलग उसके ऊपर हो सकता है, और सभी बच्चे जो हैं एक दूसरे का सेमिनार सुनेंगे ही सुनेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट लेवल के ऊपर जब ये करवाया जाता है तो बच्चे न्यू टॉपिक सीखते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन सीखते हैं और न्यू टेक्निक्स सीखते हैं कि हमारे ग्रुप ने इस तरीके से इस टॉपिक को रिप्रेजेंट किया है तो सामने वाले ने कौन सी टेक्निक्स अपनाई हैं। ठीक है, तो न्यू टेक्निक्स जो हैं बच्चों को यहाँ पे सीखने को मिलती है। उसके बाद जो है यहाँ पे सेमिनार में ऑब्वियस सी बात है एक ही स्टूडेंट नहीं होता है बोलने के लिए, मैनी स्पीकर्स होते हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा जो है स्पीकर्स रखे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेवल्स रहते हैं सेमिनार मेथड में। ठीक है, तो अगर मान लो कि 3 स्टूडेंट्स रखे गए हैं सेमिनार में, तो वहाँ पे ये डिसाइड हो जाता है कि कौन से लेवल पे कौन सा स्टूडेंट जो है वहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो हर एक किसी को एक बोलने का मौका दिया जाता है। ठीक है, और अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाता है। तो ठीक है, एक्सप्रेस क्या करना है, अपने आइडियाज़, अपनी टेक्निक्स, ठीक है, अपना नॉलेज शेयर करना है। उसके बाद जो है क्रिएटिविटी जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि बच्चे कितने क्रिएटिव है, कितने ज़्यादा सीरियस हैं अपनी फील्ड में, अपने टॉपिक में। ठीक है, उसके बाद है आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन की बच्चों में हमें ये देखने को मिलता है कि वो अपने सेमिनार को किस तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हैं। और बच्चे ये भी सीखते हैं, अगर कोई ऑडियंस में बच्चे हैं जो कि सेमिनार को क्या कर रहे हैं, सिर्फ अटेंड कर रहे हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, उनके अंदर भी
एक कॉन्फिडेंस जागेगा कि हाँ सेमिनार को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, बच्चों को मोटिवेट भी करता है। सेमिनार मेथड जो है दूसरों को मोटिवेट भी करता है कि बच्चे क्या कर पाएँ, एक्सप्रेस कर पाएँ अपने आइडियाज़, अपना नॉलेज, ठीक है, और अपने टेक्निक्स। इसके बाद है कि सेमिनार मेथड जो है अपने ही फील्ड का जो इंटरेस्ट है बच्चे वो यहाँ पे क्या करके जाते हैं। जैसे सपोज कि अगर किसी बच्चे ने किसी सेमिनार देना है फिज़िक्स के टॉपिक के ऊपर, तो वो अपनी चॉइस का टॉपिक जो है चूज़ कर सकता है। किसी ने ज्योग्राफी के ऊपर देना है तो यहाँ पे फुल फ्रीडम है कि बच्चा अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है अपनी फील्ड को चूज़ कर सकता है, अपनी फील्ड का टॉपिक चूज़ कर सकता है। इट मीन्स यहाँ पे बच्चों को क्या है, फ्रीडम है। ठीक है, इसके बाद है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट मेरिट है, फर्स्ट जो इसका बहुत अच्छा है कि यहाँ पे जब सेमिनार को अटेंड किया जाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है दिया जाता है। बहुत ज़्यादा स्पीकर्स होते हैं एक ही प्लेस के ऊपर, तो वो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट क्या है, नॉलेज गेन करने का है। ठीक है, तो ये बॉय का बहुत अच्छा इसका पॉइंट रहता है। सेकेंड है कि यहाँ पे बच्चे जो हैं अगर किन्हीं दो ग्रुप का अगर टॉपिक सेम है तो दोनों ग्रुप्स आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे में कंपैरिजन भी करेंगे और अपने नॉलेज को क्या करेंगे, वहाँ पे इम्प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट के चांसेस भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अब यहाँ पे बच्चे ये सीखते हैं कि हमने किसी भी टॉपिक के ऊपर जब हमें प्रेजेंटेशन देनी है, सेमिनार देना है, तो एक्चुअल में हमें टॉपिक चूज़ किस तरीके से करना है, और अगर हमने टॉपिक चूज़ किया है तो उसको हमने किस तरीके से प्रेजेंट करना है ताकि वो काफ़ी ज़्यादा क्या लगे, अपीलिंग लगे, इफ़ेक्टिव लगे, नॉलेजेबल लगे। ठीक है, तो ये अप्रोच जो है वो बच्चे वहाँ पे सीखते हैं। उसके बाद क्या है कि ये फास्ट जो फील्ड है वो क्या है, किसकी, स्टडी की है। फास्ट फील्ड का बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे फास्ट नहीं होता, वास्ट फील्ड है। ठीक है, वास्ट है, दिस इज़ अ वास्ट फील्ड ऑफ स्टडी है कि एक ही प्लेस के ऊपर आपको इतना ज़्यादा नॉलेज जो है वो देखने को मिलता है। अब इसकी जो डीमेरिट्स हैं वो क्या हो सकती हैं कि यहाँ पे जो स्पीकर्स आए हैं, मैं यहाँ पे डीमेरिट्स लिखना भूल गई हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे जो स्पीकर्स आए हैं वो यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं किसके, इनकरेक्ट नॉलेज के, चांसेस ऑफ रॉन्ग नॉलेज भी वो शेयर कई बार कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये जो सेमिनार्स को जिस तरीके से बच्चा क्या करेगा, पहले टॉपिक चूज़ करेगा अपने इंटरेस्ट के थ्रू, फिर उसको अच्छे तरीके से उसको क्या लिखेगा, एक फॉर्मेट बनाएगा, उसका एक डाटा बनाएगा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, एंड फिर जब कोई डेट आएगी जिस डेट के ऊपर क्या होगा, सेमिनार होगा, तो उसको प्रेजेंट भी करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है, और कई बार जो है ये क्या रहता है, कॉस्टली भी रहता है। ठीक है, कॉस्टली भी रुक जाता है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि कुछ बच्चे जो क्या हो सकते हैं, सेमिनार से गायब भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे लेस अटेंडेंस भी हमें कई बार देखने को मिली है। लेस अटेंडेंस क्योंकि कई बार बच्चों का सेमिनार ही क्या नहीं हुआ, प्रिपेयर ही नहीं हुआ, तो वो क्या कर लेते हैं, लास्ट टाइम पे बैकस्टेप कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन, जो सेमिनार वहाँ पे रिप्रेजेंट होना है तो उसके बारे में बच्चों को जो है वो नॉलेज नहीं मिलती है। तो यहाँ पे बच्चों की लेस अटेंडेंस कई बार देखी भी गई है, और फिर उस सेमिनार को किसी और के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करवाया जाता है। कुछ एक फैकल्टी होती है, ठीक है, वो क्या करते हैं उसके बारे में बच्चों को नॉलेज देना वहाँ पे शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आंसर मेथड, नाम से ही इंडिकेट है। क्वेश्चन आंसर जो है काफ़ी ज़्यादा ओल्ड मेथड है, ये काफ़ी पुराने टाइम से चलता आ रहा है ये। ठीक है, और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे हमारे फेमस फिलोसोफर सॉक्रेट्स। ठीक है, सॉक्रेट्स ने क्या किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था कि बच्चों से आप क्या करो, पहले एक लेक्चर डिलीवर करो और फिर बाद में उसी टॉपिक से, उसी लेक्चर के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन करना शुरू कर दो। तो यहाँ पे बेसिकली काम किसके ऊपर हो रहा है, बच्चों के कॉग्निटिव लेवल के ऊपर हो रहा है। इट मीन्स सिर्फ और सिर्फ बच्चों की मेमोरी पावर कितनी है, मेमोरी कितनी अच्छी तरीके से किसी टॉपिक को ग्रैप्स कर पा रहे हैं, उसके ऊपर यहाँ पे क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये था आपका क्वेश्चन आंसर मेथड। अब यहाँ पे इसकी मेरिट और डीमेरिट्स भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन आंसर मेथड हमें
हम क्या करते हैं, ये क्या है, नीड ऑफ टीचिंग है। जब हम कभी भी कोई भी टॉपिक जो है, अगर 30 मिनट्स का हमारा लेक्चर है, 1 घंटे का हमारा लेक्चर है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर करके जाते हैं बच्चों के सामने, उसको क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। बच्चे ने उसमें से कितना ऑब्जर्व किया, कितना नॉलेज हमने उसको बताया और उसने कितना ग्रैप्स किया, तो हम एंड में क्या करते हैं, थोड़ी सी क्वेश्चन आंसरिंग भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी नीड है टीचिंग की। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आपको करना ही पड़ता है, चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़ाओ। उसके बाद है कि यहाँ पे पार्टिसिपेशन जो है बच्चों का, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अच्छी पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलती है, क्योंकि साथ साथ में क्वेश्चन आंसरिंग ये जो टेक्निक है वो यूज़ हो रही होती है, तो बच्चों की काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद है कि सारा का सारा फोकस जो है वो कॉग्निटिव लेवल के ऊपर, यानी मेमोरी बेस्ड बच्चों ने कितना ग्रैप्स किया उसके ऊपर वर्क किया जा रहा है। ठीक है, तो कॉग्निटिव लेवल का नॉलेज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद है वर्बल एबिलिटीज़। जब बच्चे जो है, टीचर कोई क्वेश्चन पूछेगा, बच्चे आंसर करेंगे, तो यहाँ पे बच्चों की जो बोलने की वर्बल एबिलिटीज़ हैं वो भी क्या होती है, इन्हांस होती है। वर्बल एबिलिटीज़ इन्हांस होने का मतलब क्या है कि बच्चों को यहाँ पे पता लगता है कि उन्होंने आंसर किस तरीके से करना है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से ऐसे ही आंसर नहीं लिख सकते, मतलब एक फॉर्मेट होता है आंसर देने का भी। ठीक है, तो बच्चों को यहाँ पे ये जो वर्बल एबिलिटीज़ हैं वो भी क्या होती हैं, इन्हांस होती है। अगर कोई बच्चा गलती भी कर रहा है, तब टीचर क्या करते हैं, उसको करेक्ट करते हैं कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से बना के पूछा जाए तो आपने किस तरीके से आंसर करना है, कितना बोलना है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने कितना मटेरियल डिलीवर करना है, 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपने किस तरीके से इसको डिलीवर करना है, और अगर कॉलम बेस्ड है तो आपने उसको किस तरीके से। तो यहाँ पे वर्बल एबिलिटीज़ जो हैं वो क्या हो जाती हैं, इन्हांस हो जाती हैं। इसके बाद है डीमेरिट में कि हम सारा का सारा टॉपिक जो है वो क्वेश्चन आंसर मेथड से नहीं बता सकते। थ्योरी होती है, डायग्राम्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं। ठीक है, तो अगर 5-5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो वो हमें पूरा एक एस्से की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो सारे मेथड्स के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर मेथड को। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिफ़िकल्ट टास्क है कि अगर टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ा भी दिया है तो केवल हमारे पास क्वेश्चंस की जो लिमिट है वही क्या होती है, कम होती है। तो ये टीचर के लिए बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है कि वो बच्चों से किस तरीके से फ्रेम करे क्वेश्चंस को। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें आंसर जो है वो क्या चाहिए, एक वर्ड में आंसर चाहिए या हमें एक लाइन का आंसर चाहिए होता है। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को फ्रेम करना टीचर के लिए क्या हो जाता है, एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई भी फ्रीडम नहीं दी जाती है इमेजिनेटिव आंसर को, कि बच्चे ने कुछ अपनी इमेजिनेशन, आपने कोई टॉपिक पढ़ाया, कुछ किसी बच्चे ने अपने ही इमेजिनेशन में कुछ भी आंसर बना लिया, तो यहाँ पे नहीं है। इट मीन्स आपको क्या चाहिए, एक सॉलिड और एक लॉजिकल, सॉलिड एंड आपको क्या चाहिए, एक लॉजिकल आंसर ही चाहिए। ठीक है, जो कि क्या हो, किसके अकॉर्डिंग हो, अकॉर्डिंग टू द करिकुलम। बच्चा कुछ भी ना बोल सकता है, ना आंसर में लिख सकता है। ठीक है, इसके बाद है आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। बहुत ही अच्छा मेथड है और ये बेस्ट मेथड बताया जाता है, क्योंकि इसमें सारी की सारी सेंसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं सारी की सारी। ठीक है, बेस्ट मेथड है ये। कौन सा, दैट इज योर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इट मीन्स टीचर का क्या काम होगा, डेमोन्स्ट्रेशन जो मेथड है टीचिंग का, इसमें टीचर का सारा रोल क्या है, आपको एक्सप्लेन करना। ठीक है, किसी भी टॉपिक के बारे में फुल इंफॉर्मेशन देनी हो तो वो हम किसके थ्रू देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू। ठीक है, एग्जीबिशन बोल लो। ठीक है, आपने बच्चों को दिखाना भी है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करना यानी एक्सप्लेनेशन किस तरीके से देनी है आपने, ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल वे में दिखाना भी है, बताना भी है। ठीक है, तो इसको हम एग्जीबिशन मेथड भी बोलते हैं। इसका दूसरा नेम मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को कई बार क्या बोला जाता है, एग्जीबिशन। एग्जीबिशन मेथड क्यों बोला जाता है, क्योंकि एग्जीबिशन, आप समझो ना, एग्जीबिशन में क्या होता है, जब आप किसी एग्जीबिशन में गए होंगे और आपने वहाँ पे घूमते हुए कोई चीज़ देखी होगी, तो आपने पूछा होगा वहाँ पे किसी भी स्टॉल के ऊपर कि ये क्या है, तो वो क्या करता है, वो उस चीज़ को दिखाता भी है, प्रॉपर किस तरीके से वो फंक्शन कर रही है उसको डेमोन्स्ट्रेट भी करता है अपने कस्टमर। तो सिमिलर वे में आपका यही मेथड जो है टीचर यूज़ करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बेस्ट मेथड यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी सारी सेंसेस इन्वॉल्व हो सकती है। आप उस पर्टिकुलर चीज़ को क्या कर सकते हो,
देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो किस तरीके से ऑपरेट कर रही है, उस तरीके से आप सारा का सारा क्या कर सकते हो, वहाँ पे जज करते हो, इसलिए इसको एग्जीबिशन मेथड बोला जाता है। इसके बाद है कि यहाँ पे जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, इवेंट्स बोलने का मतलब है कि यहाँ पे फैक्ट्स हैं, ठीक है, ये जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको क्या किया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना है, डेमोस्ट्रेट करना है, बच्चों को दिखाना है, ठीक है। तो आप ऐसे ही नहीं कुछ भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट या कुछ भी आपने बच्चों को एक्सप्लेन करना है तो आपके पास पहले उस टॉपिक से रिलेटेड क्या होने चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, इवेंट्स होने चाहिए, ठीक है, उसका ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि एक्चुअल में उसका जो रिजल्ट है वो क्या है, ठीक है। और हर एक स्टेप जो होता है वो एक्सपेरिमेंट का वो क्या रहता है, वेरीफाइड रहता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग यहाँ पे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी जो है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। इट मीन्स नो चांस ऑफ गलती का कोई भी चांस नहीं होता है यहाँ पे, नो चांस ऑफ फॉल्ट, ठीक है। तो ये मेथड जो है काफ़ी अच्छा रहता है। इसके बाद जो है अगर मैं बोलूँ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या, कि यहाँ पे इसकी मेरिट क्या हो सकती है, यहाँ पे मैं मेरिट्स लिखना भूल गई हूँ, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे मैं यहाँ पे साइड में यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है, ब्लू पेन से। यहाँ पे मेरिट क्या हो सकती है, सबसे पहले मेरिट इस तरीके से लिख देती हूँ। मेरिट क्या है कि यहाँ पे आपकी सेंसेस जो है वो क्या रहती हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशनल स्किल्स हैं, बच्चे अगर कोई आप कुछ डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहे हो तो बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन स्किल्स या ऑब्जर्वेशन पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, एक्टिव होती है। ऑब्जर्वेशन पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है। इसके बाद क्या हो सकती है कि यहाँ पे बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है, मोटिवेशन जो है वो काफ़ी अच्छी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो नॉलेज मिलता है, ठीक है, नॉलेज मिलता है वो क्या रहता है आपके पास, लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। क्यों, क्योंकि जब आपकी सारी सेंसेस इन्वॉल्व होंगी, ठीक है, सारी सेंसेस इन्वॉल्व होगी तो वहाँ से मिला हुआ नॉलेज जो है आपको पूरी लाइफ टाइम तक आपके साथ रहता है। उसके बाद जो है इसके डीमेरिट्स क्या हैं, ठीक है, डीमेरिट्स क्या है कि यहाँ पे बच्चे जो हैं वो क्या हो सकते हैं, कुछ आपके एक्टिव नहीं हो सकते हैं, ठीक है, या इनअटेंटिव हो सकते हैं, कि बच्चों का कोई वहाँ पे इनअटेंटिव, अगर बच्चे अटेंटिव ही नहीं है तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को परफॉर्म करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आपके जो गोल्स हैं वो क्या नहीं होंगे, अचीव नहीं होंगे, अगर बच्चा ही क्या है यहाँ पे इनअटेंटिव है, ठीक है, अटेंटिव नहीं है। अब यहाँ पे ये है इसके बाद कि डिस्कशन जो है यहाँ पे आप क्या नहीं कर सकते हो, डिस्कशन जो है, डिस्कशन का कोई भी रोल नहीं होता है, डिस्कशन नो रोल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप बच्चों को खुद से नहीं बोल सकते कि आपस में आप डिस्कस करो, जब तक आप पूरा का पूरा टॉपिक जो है डेमोन्स्ट्रेट करके बता नहीं देते, ठीक है, उसके बीच में कोई भी किसी भी तरीके का रोल नहीं आने वाला है डिस्कशन का। अगर डिस्कशन होगी भी तो वहाँ पे जो क्या है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा किसी भी प्रॉब्लम को डेमोन्स्ट्रेट करने में, ठीक है। तो अवॉइड करनी पड़ती है हमें डिस्कशन ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। पहले आप अच्छे तरीके से किसी टॉपिक को प्रिपेयर कर लो, डेमोन्स्ट्रेट करके बच्चों को बता दो, एंड आफ्टर दैट बच्चों को बोलो कि अब आपके पास कोई भी क्वेरी है, कोई भी डिस्कशन है, कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछो। ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन जो है आप डिस्कशन जो है बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, बच्चा जो है वो क्या कर सकता है, यहाँ पे कॉपी करने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा क्या करेगा, ब्लाइंडली फॉलो कर लेगा किसी भी लेबोरेटरी के मैनुअल को या जो प्रोसीजर दिया गया है, तो यहाँ पे कॉपी का जो चांस है वो भी क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अब इसके बाद है आपका रोल जो है, नेक्स्ट मेथड जो है वो है आपका रोल प्ले मेथड। रोल प्ले मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल बहुत वाइडली यूज़ किया जा रहा है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पॉन्टेनियस एक्टिंग का रोल आ जाता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस एक्टिंग का रोल, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या डिफाइन करना होता है, किसी न किसी टाइप की सोशल प्रॉब्लम या सोशल सिचुएशन को यहाँ पे क्या किया जाता है, सामने रखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे रोल प्ले है, इट मीन्स यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बच्चों की हमें क्या पड़ती है, नीड पड़ती है, ठीक है। इट मीन्स अगर यहाँ पे इंटरेक्शन चाहिए, डिस्कशन चाहिए, तब भी हमें क्या चाहिए, दो या दो से ज़्यादा बच्चे ही चाहिए किसी भी सोशल सिचुएशन को क्या करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए। और यहाँ पे स्पॉन्टेनियस एक्टिंग का क्या रहता है, रोल रहता है। इसके बाद है कि रोल प्ले मेथड के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, सोसाइटी के सामने, बच्चों के सामने क्या कर रहे हैं, किसी की फीलिंग और अपने व्यूज़ जो हैं हम वहाँ पे क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता लगता है कि एक्चुअल में जो ह्यूमन बिहेवियर है या जो उसका कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, या हमें किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। तो ये रोल प्ले मेथड जो है आजकल आपने देखा होगा कंपटीशन लेवल के ऊपर भी होते हैं, तो हर स्कूल में एक सर्कुलर आता है कि वहाँ पे एक सोशल सिचुएशन के टॉपिक्स दिए जाते हैं, फिर सब टॉपिक्स दिए जाते हैं, और हर स्कूल के टीचर्स को ये बताया जाता है कि इनमें से आपने किसी एक सोशल सिचुएशन के ऊपर रोल प्ले जो है किट जो है वो ऑर्गेनाइज करनी है, और फिर उसको स्टेट लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर इस तरीके से ऑर्गेनाइज करवाया जाता है आजकल, ठीक है। तो आप इस रोल प्ले मेथड से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर होंगे। अब इसके बाद है कि अगर हम रोल प्ले मेथड जो है यूज़ कर रहे हैं आजकल, तो इसकी मेरिट और डीमेरिट्स क्या है। सबसे पहले तो क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। सिंपल क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि ये लो कॉस्ट है। बच्चों ने क्या करना है वहाँ पे, अपनी एक्टिंग स्किल्स, अपनी फीलिंग्स, अपने व्यूज़ को क्या करना है वहाँ पे एक्सप्रेस करना है। तो काफ़ी ज़्यादा ये क्या है, सिंपल मेथड है। उसके बाद है कि फोकस सारा का सारा क्या होता है, सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर होता है। सोशल प्रॉब्लम जो कोई भी हमारी वहाँ पे थीम उस साल की दी गई है, ठीक है, उसी के ऊपर फोकस रहता है हमारा हैंड, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम क्या करते हैं, बच्चों को रोल देते हैं। उसके बाद है यहाँ पे किसी भी तरीके की मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टीचर क्या करेगा, दो या दो से ज़्यादा बच्चों को, या जितनी भी रिक्वायरमेंट है, अगर किसी प्ले में क्या चाहिए, 7 बच्चे चाहिए, तो वो 7 बच्चों को अलग अलग रोल प्रोवाइड करेगा, एंड उन रोल्स में वो किसी सोशल प्रॉब्लम को दिखा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हर किसी का रोल होगा, हर किसी के अपने व्यूज़ होंगे, हर किसी का अपना एक मेथड होगा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर सोशल थीम की, उस सोशल सिचुएशन की, उस सोशल टॉपिक की क्या करेंगे वो ऑडियंस के सामने रखेंगे, ठीक है। और ऑडियंस के बाद फिर वो डिसाइड होता है कि उन्होंने अपनी इस तरीके का जो रोल प्ले किया है वो कितना अच्छा किया है, ठीक है। उसके बाद है हमें यहाँ पे किसी भी तरीके की मटेरियल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें एनर्जी बच्चों को हमें देखने को मिलती है, तो काफ़ी एनर्जाइजिंग मैथड है ये, ठीक है। बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इस तरीके के रोल्स के लिए। उसके बाद है काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट है, और ये एंटरटेनमेंट क्या हो सकता है, इसकी मेरिट भी हो सकती है एंड डीमेरिट भी हो सकती है, क्योंकि बच्चे जो हैं यहाँ से क्या हो सकते हैं, बहुत टाइम तक वो अपने ही रोल में, आपको देखा अगर रोल प्ले मेथड जो है अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुँच गए हैं, वहाँ पे उनको प्राइज़ भी मिल गया है, तो 1 महीने तक वो जो रोल है उनके माइंड तक में हैवी मतलब रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं अपनी स्टडीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे चांस हो जाता है किसका, डाइवर्ट फ्रॉम द लर्निंग, वो लर्निंग से क्या हो जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे, अगर वो अपने रोल को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं रोल के साथ, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं लर्निंग से, जिससे उनके जो अगर टेस्ट वगैरह चल रहे हैं तभी उनके मार्क्स कम आते हैं, कि अटेंडेंस कम लग रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे चांस हो सकता है कि वो अपने पर्टिकुलर जो करिकुलम है उससे वो क्या हो जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ मेथड्स जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे अब ये वीडियो का सेकंड पार्ट था, यहाँ पे हमने पूरे के पूरे जितने भी मेथड्स हैं वो सब कर लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इस लेक्चर के ऊपर बेसिस जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।